हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में या जिस भी एग्ज़ाम में कंपैरेटिव पब्लिक लॉ आपका सब्जेक्ट है उसमें ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं एंड इनसे ही बेस्ड बाकी क्वेश्चंस भी आपके फर्दर एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर। कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, सो वो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी कई बार बताया है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ कंट्रीज़ के नाम या प्रोविजंस याद रखना नहीं है, बल्कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को समझना है। जैसे कि यूएस का सेपरेशन ऑफ पावर्स, यूके की पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रांस सिस्टम, लॉ सिस्टम दैट वी कॉल एज ड्रॉयट एडमिनिस्ट्रेटिव, और इंडिया का द बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग अराउंड 50 MCQs डिस्कस करने वाले हैं एंड मैं उसके साथ साथ उनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट यू आर सपोज टू बी रिमेंबर्ड फॉर एग्जाम, वो आप अपने नोट्स में राइट डाउन या जॉट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। The first question is, which of the following Canadian legislation does not have the provisions related to federation? तो पूछ रहे हैं कि ये जो हमें 4 ABCD ऑप्शंस में 4 जो लेजिस्लेशंस के नाम दिए हैं, ये चारों ही कैनेडियन लेजिस्लेशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा लेजिस्लेशन है जिसमें फेडरेशन से जुड़े हुए प्रोविजंस नहीं है। ठीक है, तो गाइज याद रखें, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1982। देखिए, कनाडा का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो प्राइमरीली आया था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट ऑफ 1867 से, जो आज भी फेडरेशन का बैकबोन माना जाता है कनाडा का। ठीक है, एंड इसके अलावा जो बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1982 का, इसका जो मेन फोकस था वो था पेट्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसका फोकस था चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स के ऊपर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो है दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द फेडरेशन ऑफ द कैनेडियन सिस्टम, राइट। तो ये आप याद रखना। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच कंट्री द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड? तो बताइए, पार्ट 4 जो कि डील करता है DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने DPSPs बोरो किए, बिकॉज आयरलैंड भी सोशल वेलफेयर स्टेट मॉडल को फॉलो करता है। बात करें हमने यूएस से क्या लिया है, यूएस से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, है ना। यूके से हमने रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। तो ये सब आप लिस्ट याद रखना, जो मेजर हमारे कंट्री के फीचर्स हैं वो हमने किस किस कंट्री से बोरो किए। आप सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करके जाना। नाउ MCQ 3 इज असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। Assertion is stating कि the system of Droit administrative is not at all based on the doctrine of separation of powers। देखिए, ये जो assertion है ये गलत है, क्योंकि फ्रांस में separation of power का कॉन्सेप्ट है, बट हाँ यूएस जैसा स्ट्रिक्ट नहीं है। So therefore this statement is wrong. Reason is stating that the most original aspect of the French administrative law is the independence of the administration from the judicial control। ये रीज़न सही है, क्योंकि जो फ्रांस का जो सिस्टम है, जो फ्रेंच सिस्टम है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल कोर्ट्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो जुडिशियल कोर्ट से इंडिपेंडेंट होता है, और उसके लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं काउंसिल डी एटेट। ठीक है, देयरफॉर रीजनिंग इज राइट बट असर्शन इज रॉन्ग, सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए इज फॉल्स बट आर इज राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को ये भी पता चलेगा इन क्वेश्चंस के थ्रू कि आपको टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है कंपैरेटिव लॉ के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमें समझ आ रहा है कि हमें फैमिली लॉ कैसे पढ़ना है, हमें समझ आ रहा है कि हमें इंटरनेशनल लॉ कैसे पढ़ना है, बट हम कंपैरेटिव लॉ को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। और अभी जो है ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है। अभी अगर आप UGC नेट के पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे तो उसमें कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो यही जो क्वेश्चन है ये सारे आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से और किन किन टॉपिक्स को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन। लिस्ट 1 में आप लोगों को कुछ जूरिस्ट के नाम दिए हैं, हमें बताना है कि लिस्ट 2 से वो कैसे अटैच है या जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट जूरिस्ट इज मॉन्टेस्क। देखिए, मॉन्टेस्क is a very famous jurist and he is famous for his doctrine of separation of power।
एंड डॉक्टर मॉन्टेस्क ने कंपेयर किए थे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड ड्यूरिंग हिज दैट स्टडी ही वंस रिमार्क्ड कि कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी इज स्ट्रेंज बट नेसेसरी. वो स्ट्रेंज है पर जरूरी भी है. तो ए का ऑप्शन है 1. ठीक है. उसके बाद हम बात करें ली का, तो ली जो है इन्होंने ही यूज द टर्म, I'm not able to pronounce it properly, Rechtfertigung. ठीक है. तो this term is literally means कि comparative law. ठीक है. तो Lee was a person who used the term this Rechtfertigung. Okay. Next is Rudolph and Schlesinger. So Rudolph and Schlesinger जो है they are known for the early systematic comparative studies and उनका बहुत ही important कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टू द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव लीगल मेथोडोलॉजी. हेनरी मेन की बात करें तो हेनरी मेन की जब हम बात करते हैं सो वी क्विकली स्ट्राइक कि हेनरी मेन वॉज द पर्सन हु रोट अ वेरी फेमस बुक कॉल्ड द एंशिएंट लॉ इन 1861. ठीक है. तो डी का ऑप्शन 3 है. अब देखिए जो लास्ट यहाँ पे दे रखा है ना, द फादर ऑफ कंपैरेटिव लॉ, वो भी हेनरी मेन को ही माना जाता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुई है ऑप्शंस में, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं. हमने ऑल्दो यहाँ पे ऑप्शन जो मोस्ट करेक्ट लग रहा है यहाँ पे कि हम कह रहे हैं ए का 1 है और बी का 2 है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4. क्योंकि फिर हमें क्या करना होता है, हमें सारे ऑप्शंस देखने के बाद जो हमें बेस्ट पॉसिबल यहाँ दिखता है हमें उसको क्लिक करना है. तो हियर A is the right option. चलिए, let's move ahead to the next question. Question number 5. It's dealing with the forms of government. कि which of the following is a key distinguishing feature of a presidential form of government as compared to the parliamentary form. ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा distinguishing feature है जो presidential form और parliamentary form में differentiate करता है, comparison लाता है. हमें इन चारों में से एक बताना है. तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द फिक्स टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस. देखिए आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर. वो इंडिपेंडेंट होते हैं. ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड एट द सेम टाइम ही हैज अ फिक्स टेन्योर. फॉर एग्जाम्पल इन द यूएसए. ठीक है. क्यों होता है फिक्स टेन्योर? And why we are stating here कि फिक्स टेन्योर वाला पॉइंट इज द करेक्ट वन हियर, बिकॉज फिक्स टेन्योर का मतलब है प्रेसिडेंट का, जैसे यूएस की बात करें तो उनके एक फिक्स 4 साल का टेन्योर है और उसके लिए वो इलेक्ट होते हैं. एंड लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस लूज होने से गवर्नमेंट गिरती नहीं है. नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है. सो देयरफॉर दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्टिंक्शन फ्रॉम द पार्लियामेंट्री सिस्टम. बाकी जो ऑप्शन है उन्हें पढ़ सकते हैं, दैट द फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो गाइज ये जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर है. ठीक है. हम यहाँ बात करें कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म का ऐसा कौन सा फीचर है जो पार्लियामेंट्री से अलग है, तो सी इज द वन. बी ऑप्शन की बात करें, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, ये अगेन पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है. एंड आखिरी बात की गई है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स. तो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 में देखते हैं. सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो सी इज द राइट ऑप्शन हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू आरटीआई एंड आरटीआई भी आप पढ़ के जाना बिकॉज कंपैरेटिव लॉ में ही ये कवर होता है. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूएस इक्विवेलेंट लेजिस्लेशन ऑफ द इंडियन आरटीआई एक्ट ऑफ 2005. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 1966. ठीक है. तो यूएस ने जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इनेक्ट किया था इन द ईयर ऑफ 1966, जिसका पर्पस था सिटीजन्स so that citizens can access the government records and they can to promote the transparent administration. और इंडिया ने इसी कंसेप्ट को फॉलो करके आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 को इनेक्ट किया था. ठीक है. तो ये ईयर का डेट आप याद रखना, 1966. Alright, next question, number 7 is related to judicial review. It's stating that the power of judicial review was first adopted and applied by the Supreme Court of US in which case. ठीक है. US में power of judicial review पहली बार किस केस में recognize and apply किया गया था? So it's a very famous case, the Marbury versus Madison. ठीक है. And judicial review का क्या मतलब होता है? Basically it is a power of courts to declare a law unconstitutional. और judicial review सिर्फ तीनों ही ऑर्गन्स का होता है, लेजिस्लेचर का भी होता है, एग्जीक्यूटिव का भी होता है और जुडिशरी का भी होता है. ठीक है. जो लोअर कोर्ट्स होती हैं. तो इस केस में जो चीफ जस्टिस थे, इसका भी नाम याद रखना, आई हैव सीन इन अ पास ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल. ही हेल्ड दैट इट इज एम्पैथेटिकली द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी टू से व्हाट द लॉ इज. तो कोर्ट ने कहा अगर लेजिस्लेचर का लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसे इनवैलिडेट कर सकता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज
very important, arrange the following in the order of their introduction in the American Constitution by way of amendments. ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देखना। और मैंने उसमें बताया था कि अगर आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने वहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी बताए थे। ठीक है, तो यहाँ सवाल बन रहा है कि हमें यहाँ पे बोला गया है 4 इंट्रोडक्शन हुए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये अलग अलग अमेंडमेंट्स के द्वारा हुए हैं, तो हमें बताना है कि इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ सारे लाइन से। तो देखो 18 ईयर्स ओल्ड सफरेज जो है ये 26th अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, ब्लैक सफरेज जो है वो 15th अमेंडमेंट से आया था। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी का जो कंसेप्ट है वो 13th अमेंडमेंट का है, और वुमेन सफरेज वाला 19th अमेंडमेंट का है। अब आप इन सबको क्रोनोलॉजी में लगा दो तो ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर सही होगा C, B, D एंड A। ठीक है, C, B, D, A कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो प्लीज आप लोग ये क्रोनोलॉजी को याद रखना। दीज reforms shows the evolution of democracy and moreover the expansion of the voting rights in US. ठीक है, now question number 9 is which of the following statements are not correct in respect of US constitution? Okay, यहाँ पे हमें 4 statements दिए हैं एंड वी हैव टू टेल कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देख रहे हो आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कितने इंपॉर्टेंटली आपको तैयार करके जाना है कंपैरेटिव लॉ को लेके। और ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल में पूछेंगे, जो मेजर उनकी बातें हैं ना उनसे ही बेस्ड क्वेश्चन आता है, और ये मैंने सब अपने लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं कि करके। ये पहला स्टेटमेंट है दैट द मोड ऑफ अमेंडमेंट इज गिवन इन आर्टिकल 5। पहला ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मोड ऑफ अमेंडमेंट दिया गया है आर्टिकल 5 में, 4 में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसके अलावा स्टेटमेंट 5 क्या कह रहा है? दैट 2/3 ऑफ बोथ द हाउसेस कैन प्रपोज द अमेंडमेंट्स। यस, दिस इज करेक्ट। थर्ड इज स्टेटिंग इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय 3/4 ऑफ द स्टेट्स रिक्वायर्ड स्टेट्स लेजिस्लेचर। यस, दिस इज करेक्ट। एंड डी स्टेटिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द कन्वेंशन। नो, दिस इज रॉन्ग। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द कन्वेंशन मेथड एज वेल। ठीक है, कांग्रेस से भी हो सकता है और कन्वेंशन से भी हो सकता है बाय द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। तो डी भी गलत है और ए भी गलत है। तो विच ऑप्शन इज देयर? सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ एमसीक्यू नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इनएक्टमेंट्स। ठीक है, ये सब अलग अलग कंट्री के इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं और हमें इनके ईयर याद रखना जरूरी है, बिकॉज this is what UGC ask. We have no other option but we have to remember them. तो याद करते हैं। देखो आर्टिकल्स ऑफ फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन ये यूएस से जुड़ा हुआ है एंड ये था 1777 का। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मैंने बताया था, कनाडा का था ये, ऊपर एक क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड, एंड दिस इज ऑफ ईयर 1867। एक तो PYQ से हमें ये हेल्प मिलती है कि हमें ना because a lot of time the UGC repeats the fact based questions, तो हमें उन चीज़ों को तो याद रखना ही रखना है, ये हमें BYQ सजेस्ट करता है। ओके, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इज ऑफ 1900। ओके, एंड द वेस्ट जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ 1949। ओके, तो यहाँ से लगा लो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन इज D, B, C एंड A। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो बेसिकली ये सारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके है, एंड वेयर इन वी हैव टू रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइंस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर्स। इट्स स्टेटिंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा। अब आप देखो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल बन रहे हैं रेपिटेडली, देयरफॉर इट बिकम्स आवर ड्यूटी कि हम कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की सारी इंपॉर्टेंट बातों को तैयार करें और एक पेज पे उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख लें। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इज सेइंग दैट सेपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन ओनली द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज ओनली जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच सेपरेशन, दिस इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ठीक है, अनदर पॉइंट इज दैट द सेपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में फंक्शनल सेपरेशन होता है बट हाँ एब्सोल्यूट नहीं होता है। सी स्टेटिंग दैट देयर इज नो जनरल सेपरेशन ऑफ पावर। नो, दिस इज रॉन्ग। कनाडा में सेपरेशन है बस स्ट्रिक्ट नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। ये जो जनरली पता हो एक आई नॉट से ऑलवेज बट अ लॉट ऑफ टाइम जब कोई भी स्टेटमेंट बहुत ही एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे कि ओनली या नो, तो वहाँ पे आपको फिर उस पर ज़्यादा स्ट्राइक करना चाहिए कि
you need to use your mind at that point कि ये actually में है या नहीं है करके. Now D is stating that Canadian constitution has no parallel with the presidentialism. Yes, it has no parallel. बिल्कुल सही है क्योंकि कनाडा में पार्लियामेंट्री सिस्टम है. So D is correct. हमें true ही पूछा गया है, so B and D are correct. Option number 1 is correct. ठीक है. एक तो ये भी चीज़ बहुत ध्यान देना because ऑफन हम लोग क्वेश्चन देख के एक्साइटेड हो जाते हैं या आइदर नर्वस हो जाते हैं कि हम ये ध्यान नहीं देते कि पूछा क्या है. अब अगर आपने गलती से भी ये सोचा होता कि इसमें फॉल्स पूछा है तो आप ए और सी वाला ऑप्शन लगा के आ जाते जबकि इसमें ट्रू पूछा गया था. ठीक है. ऑल्दो वी आर लॉ स्टूडेंट्स एंड वी आर मच अवेयर अबाउट दीज things and we do not make the mistakes I personally believe in. Okay, question number 12 is the United States Ombudsman Association was founded in which year? आपने सिलेबस में देखा होगा ombudsman भी एक टॉपिक है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का, इसलिए आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1977. तो यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, सॉरी ऑम्बड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो याद रखना एक मॉडल से इंस्पायर्ड था एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड स्कैंडिनेवियन मॉडल. और स्वीडन का मॉडल सबसे पहले आया था. स्वीडन में सबसे पहले ऑम्बड्समैन का कंसेप्ट आया था, ये भी आप याद रखना. तो यूएस ऑम्बड्समैन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1977. इट वाज फॉर्म टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ ग्रीवांस रिड्रेसल एंड टू प्रमोट द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी. राइट. ओके. Question number 13 is the doctrine of separation forms the basis of American constitutional structure. Now, which of the following provisions of US Constitution exemplify the concept of separation of power? ये पूछ रहे हैं कि US Constitution में कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो एग्जेम्प्लीफाई करते हैं, शोकेस करते हैं द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. तो देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो मोस्ट रिजिडली फॉलो की जाती है यूएस में एंड इट इज़ इंस्पायर्ड बाय सर मॉन्टेस्क्यू. ठीक है. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऑर्गन्स को अलग अलग आर्टिकल्स में डिफाइन किया है. जैसे उसके आर्टिकल 1 में लेजिस्लेचर डिफाइन है, कांग्रेस. आर्टिकल 2 में एग्जीक्यूटिव है, द प्रेसिडेंट. एंड आर्टिकल 3 में जुडिशरी है. तो यहाँ पे इस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चरल सेपरेशन दिखाया गया है बाय ऑल दीज 3 आर्टिकल्स. देयरफॉर वी विल से दैट option number 3 is correct. Article 1, 2 and 3. ठीक है. Okay. Now question number 14 is which of the following statements are true in the context of the form of government in US and India? ठीक है. तो क्या क्या बोल रही है कि which statements are true in the context of the form of government in US and India. ठीक है. US और इंडिया के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो स्टेटमेंट 1 is talking about the presidential veto, that US Constitution Section 7 gives president veto power over the bills and which can be further countered by the 2/3 in both the houses. Okay. The statement second is stating that US and India strictly follow the doctrine of separation of powers. C is stating that US president is more powerful as compared to Indian prime minister. Yes, this is true. D is stating that removal method of US president and Indian prime minister is technical and difficult. Okay. And he's stating that US president is not the member of legislature. Yes, this is true. Okay. तो A statement कह रहा है कि US constitution के पास power है, veto power है, which is given to the president. Yes, this is a correct statement and this is correct कि article 1 का section 7 talks about the same. B stating कि US और इंडिया दोनों स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. US तो करता है पर इंडिया स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया. C stating that the US president is more powerful, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. D जो कह रहा है कि रिमूवल मेथड टेक्निकल भी और डिफिकल्ट भी है, नहीं पीएम को रिमूव करना इज इजी वाया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये गलत है. एंड ई इज करेक्ट कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते. दिस इज ट्रू. सो हमें ट्रू ही पूछा गया है. सो ए इज करेक्ट, सी इज करेक्ट एंड ई इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट योर, है ना. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो देख रहे हो कितने सवाल पूछे जा रहे हैं. ओके. 15 क्वेश्चन इज इन कैनेडा विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. कैनेडा में कौन सा डॉक्यूमेंट है जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को के पावर्स को डिवाइड करता है, उनमें डिवीजन क्रिएट करता है या आउटलाइन करता है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट ऑफ 1867. इस एक्ट से बहुत सवाल बने हैं, अब आप देख लो बैक टू बैक आ रहे हैं. ठीक है. तो कनाडा का जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना दैट वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट ऑफ 1867. इस एक्ट ने फेडरल पावर्स डिफाइन की, प्रोविंशियल पावर्स डिफाइन की एंड सेंटर और प्रोविंस का रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया था. ठीक है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Now, question number 16 is which of the following judgments are associated with the legislative supremacy of parliament in UK? Okay.
कि कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो 5 केसेस दिए हैं, जजमेंट्स हैं, उनमें से कौन से जजमेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं या रिलेटेड हैं टू द लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इन यूके. ओके, सो देखो मैं आपको बता देती हूँ, उसका करेक्ट ऑप्शन है जैक्सन वर्सेस अटॉर्नी जनरल, आर वर्सेस सेक्रेटरी एंड आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट लीच 1994. ठीक है, तो और बाकी के जो केसेस हैं आपके, केस नंबर डी एंड ई, ये दोनों, जैसे जो ओ रैली वाला केस है ये जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ है, इसमें जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर से रिलेटेड है, इसमें सुप्रीमेसी से जुड़ा हुआ नहीं है ये. एंड रिच वर्सेस बेल्डविन जो है वो नेचुरल जस्टिस का लैंडमार्क केस है, ये आपको आई बिलीव पता होगा. सो ए, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो रिमेंबर कि यूएस लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी का केसेस लैंडमार्क कौन कौन से हैं. इसके अलावा आपको क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ, दैट यूके जो है इट फॉलोज डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. इस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है एंड कोर्ट्स पार्लियामेंट के एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड नहीं है क्योंकि इट इज़ लार्जली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 17 इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स एज पर द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ यूके पार्लियामेंट. ठीक है, अब देखो अगेन बैक टू बैक यूके कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं. हमें बताना है कि यूके पार्लियामेंट में जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसका जो राइट क्रोनोलॉजी है वो क्या है. ठीक है, तो यूके पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो प्रोसीजरल क्लैरिटी टेस्ट करता है एंड इसका स्टेप बाय स्टेप क्या है. सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग में बिल इंट्रोड्यूस होता है, देयर इज नो डिबेट, फर्स्ट रीडिंग में कोई डिबेट नहीं होती है. फिर उसके बाद सेकेंड रीडिंग होती है जहाँ पर जनरल प्रिंसिपल्स पर डिबेट होता है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप. उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है आपकी कमिटी स्टेज, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज जो भी प्रोविजंस हैं उनके एग्जामिनेशंस होते हैं एंड इसके साथ साथ अमेंडमेंट सजेस्ट किए जाते हैं, तो कमिटी स्टेज. उसके बाद आती है आपकी रिपोर्ट स्टेज, कमिटी के अमेंडमेंट्स पर रिपोर्ट होती है. ठीक है, तो ये हो गया कमिटी स्टेज. उसके बाद होता है कि अब जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उनको कंसिडरेशन में लेना. बेसिकली कंसिडरेशन ऑफ अमेंडमेंट जो है ये फाइनल चेंजेस की स्टेज होती है. एंड लास्ट में आता है रॉयल असेंट. ठीक है, मोनार्क की फाइनल अप्रूवल, वेयर इन एट दैट स्टेज द बिल बिकम्स एन एक्ट. ठीक है, तो ये आप याद रखना. एंड रिमेंबर कि अब आप सारे ऑप्शन में देखो बी लास्ट में है, इट शोज कि रॉयल असेंट हमेशा लास्ट में आता है. ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, देन कमिटी, रिपोर्ट एंड अमेंडमेंट्स एंड द रॉयल असेंट. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3. Now, question number 18 is which of the following is not a feature of the French administrative legal system. जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड सवाल है कि इनमें से कौन सा फीचर उससे जुड़ा हुआ नहीं है. ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन जुड़ा हुआ है डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है, पहला करेक्ट है. दूसरा ऑप्शन है काउंसिल डी एटेड को लेके कि काउंसिल डी एटेड जो है वो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होती है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है. तीसरा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो नहीं, वहाँ पे जजेस इंडिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यस वहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस होती है, यस दैट्स करेक्ट. तो हमें पूछा गया दैट विच इज नॉट अ फीचर. ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज यूज ऑफ स्टेयर डेसिसिस. जो स्टेयर डेसिसिस का कंसेप्ट है ना, देखो वो कॉमन लॉ का कंसेप्ट है और वो फ्रांस सिविल लॉ, और जो फ्रांस है वो सिविल लॉ कंट्री है. देखो स्टेयर डेसिसिस कॉमन लॉ का कंसेप्ट है और फ्रांस जो है वो सिविल लॉ कंट्री है. तो ये जो डॉक्ट्रिन है स्टेयर डेसिसिस की कि प्रेसिडेंस जो है वो बाइंडिंग हो, तो वो चीज़ यहाँ पे फॉलो अप नहीं होती है. ठीक है, कि use of stare decisis in the administrative action. Therefore, the correct option is option number 4. That this is not the feature of the French administrative system. Right? Now, next question is which amendment to the US Constitution is important in defining the powers reserved to the states? ठीक है, बोल रहे कि कौन सा अमेंडमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है जिसने डिफाइन की हैं द पावर्स ऑफ द स्टेट्स, की कुछ ऐसी पावर्स हैं विच आर नॉट अलॉटेड आइदर टू द स्टेट और टू द सेंटर, और फिर वो जो है वो बेसिकली वी कॉल इट द रेसिड्यूरी पावर्स, तो फिर वो रिजर्व होती हैं टू द स्टेट्स. तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 10th अमेंडमेंट. ठीक है, देखिए यूएस का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो कुछ एनिमरेटेड पावर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है और जो रिमेनिंग पावर्स हैं वो स्टेट्स के पास होती हैं. तो इस प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग जो है वो मिलती है 10th अमेंडमेंट से. ठीक है, 10th अमेंडमेंट कहता है कि पावर्स विच आर नॉट डेलीगेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स आर रिजर्व टू द स्टेट्स ओनली, द स्टेट्स विच यूनाइटेडली मेक्स द
कंट्री द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्टेट ऑटोनॉमी प्रोटेक्टेड है एंड फेडरल ओवररीच जो है वो लिमिटेड है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उन्हें प्लीज़ याद रखना, ठीक है। ओके, 20th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग, जिसमें लिस्ट 1 है हमारी कंट्रीज एंड लिस्ट 2 है प्रोविजंस दिए हैं अमेंडमेंट से जुड़े हुए। तो देखो इंडिया में जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है, ठीक है। इसके अलावा यूएस में जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग होता है। कनाडा में देर इज सेक्शन 38 एंड 249 एंड इन ऑस्ट्रेलिया इट इज सेक्शन 128 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। 4th यहाँ पे मिसिंग हो गया है, ठीक है। ओके, 21 इज अगैन मैच द फॉलोइंग, एंड जिसमें एक तरफ है आपकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दूसरी तरफ है आपकी कंट्रीज। तो हमें बताना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्रीज में फॉलो अप की जाती है, ठीक है। तो बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की, तो वो फॉलो की जाती है डेनमार्क, भूटान और बेल्जियम जैसे कंट्री में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है वेयरइन जो हेड ऑफ स्टेट है वो मोनार्क होते हैं, जो रियल पावर है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है, एंड मोनार्क जो है वो सेरेमोनियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है आपका डुअल फेडरलिज्म। तो डुअल फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो आपको वेरी वेल पता होगा, दैट इज फॉलोड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेंटर और स्टेट्स के पावर्स क्लियरली डिमार्केटेड होते हैं, है ना, और इसे हम लोग लेयर केक फेडरलिज्म भी कहते हैं, डुअल फेडरलिज्म को। देन कम्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फॉलोड इन अगैन इन यूएस, ठीक है। एंड A का 3, B का 1 and C का 2. Just give me a second. डुअल फेडरलिज्म यूएस में भी है, बट यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखा है दैट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यूएस में है, तो सी का भी 2 बन रहा है। पार्लियामेंट्री की बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया और यूके में है, तो डुअल फेडरलिज्म आपका होगा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। यूएस में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है। क्योंकि फिर हमें सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना। तो हियर इट इज ए का 3, बी का 1, सी का 2। ए का 3, बी का 1, सी का 2। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज आप याद रखना। अ लॉट ऑफ टाइम सबसे प्राइमा फेसाई चीज है कि आप ऑप्शंस देखो, फिर उस हिसाब से हमें मैच करती हैं चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट्री इज क्लियरली रिलेटेड टू द इंडिया एंड यूके, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज ऑल्सो रिलेटेड टू यूएस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात हो गई, तो फिर जो बचा फिर वी हैव टू मैच दैट अल्टीमेटली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज अगैन मैच द फॉलोइंग। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट पैटर्न ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। ओके, लिस्ट 1 में कंट्री है, लिस्ट 2 में हमें दे रखा है कि ऑम्बड्समैन का जो कंसेप्ट है वो किस कंट्री में कब जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ऑम्बड्समैन का कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ था, एंड दैट वाज इन द ईयर 1809, ठीक है। उसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कंसेप्ट लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के थ्रू आया, दैट वाज इन द ईयर 2013, ठीक है, 2013, राइट। उसके अलावा यहाँ बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो लोकायुक्त का कंसेप्ट है वो काफ़ी पहले आ गया था, इवन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट ऑफ लोकायुक्त, तो दैट वाज इन ईयर 1971, एंड यूके में ये कंसेप्ट आया था बाय द एक्ट ऑफ 1967, एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी ओम्बड्समैन इन द यूके। तो ऑप्शंस कौन से हुए हमारे? ए का 4, बी का 3। डू वी हैव ए का 4, बी का 3? नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस ऑफ ए का 4 एंड बी का 3। फिर सी का क्या है? सी का 1। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ठीक है। चलिए next again match the following. So many match the following, okay. Here list 1 is dealing with the features of Indian constitution, okay. And फिर हमने कहाँ से borrow किया, ठीक है, sources पे based है, simple direct question है। rule of law हम लोगों ने यूके से लिया है, very simple। independence of judiciary and judicial review हमने यूएस से लिया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, दिस इज फ्रॉम कनाडा, एंड अमेंडमेंट का प्रोसेस हमने लिया है साउथ अफ्रीका। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने मतलब ये टेबल एक बार याद कर रखी है तो, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, ए का 4, बी का 3 एंड सी का 1, ओके। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री डज नॉट प्रोवाइड एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम्स? तो देखो गाइज, यूके जो है ना, यूके में उसका जो लार्जली कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है दैट इज लार्जली अनरिटन,
because it is primarily based on conventions and statutes and judicial decisions. Therefore we say that fundamental freedom exist तो करती है but they are not codified in a single written document. इसलिए इसका solely answer होगा UK. ठीक है, because it does not have a single written constitution and जो rights protected हैं they are through common law and through certain statute जैसे कि Human Rights Act of 1998 etc. ठीक है. Okay. Question number 25. The constitution of which of the following country expressly states that constitution shall be the supreme law of the land? बताइए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूएस में क्लियरली बताया गया है अंडर आर्टिकल 6. जब आप आर्टिकल 6 पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा दैट इट शोज दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू सुप्रीम लॉ. एंड सेकेंडली इज साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली सुप्रीम है एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रिव्यू. अब यू मे से कि वाई नॉट इंडिया, बिकॉज इंडिया में सुप्रीमेसी इम्प्लाइड है, वहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट क्लॉज नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, सो देयरफॉर वी से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज यूएस एंड साउथ अफ्रीका, ए एंड बी ओनली. हम लोग भावनाओं में बह के इंडिया को लेना चाहेंगे बट इंडिया नहीं है गाइस, हमारे पास एक्सप्लिसिट क्लॉज नहीं है विच इज स्टेटिंग दिस फैक्ट. ठीक है, ओके. Question number 26 is given are the two statements and okay, ठीक है, हम बताने कि which of the following are correct. Statement 1 is stating that the doctrine of stare decisis has essentially developed as a result of progress made in law reporting. ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, अब बात करिए स्टेयर डेसिसिस का क्या मतलब है. इसका मतलब है टू फॉलो द प्रेसिडेंट. जो पुराने सुपीरियर जुडिशरी के द्वारा जजमेंट्स दिए गए हैं इन द सेम मैटर, इन द सेम केस, सो इन द सेम केस नहीं, इन द सेम सब्जेक्ट मैटर, तो पास्ट डिसीजंस जो हैं वो बाइंड करते हैं फ्यूचर कोर्ट्स को. तो ये जो डॉक्ट्रीन है ये डेवलप हुई थी स्ट्रॉन्ग लॉ रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू. तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज स्टेटिंग दैट since the law in India is mostly based on English law, the system of law reporting is fairly developed in India. ठीक है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इंडिया में इंग्लिश लॉ का इन्फ्लुएंस की वजह से लॉ रिपोर्टिंग डेवलप हुआ है. दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो द आंसर इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर मेड थ्रू पार्लियामेंट. ओके, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है यूके. अच्छा, इन विच कंट्री द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर मेड थ्रू पार्लियामेंट. देखिए इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया वी हैव अ कॉलेजियम सिस्टम इन विच there is the president and there is a set of judges who are the part of the collegium system. So we do not say that the appointment is made through the parliament only. So only UK is the country जहाँ पे parliament का role historically strong रहा है and judicial appointments commission भी exist करती है in UK. ठीक है, so simply remember judges via parliament is equals to UK. Now question number 28 is which among the following countries do not follow the scheme of distribution of powers. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका यूके. देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि फेडरल सिस्टम के फीचर्स जो हैं वो डिवाइड हैं सेंटर और स्टेट के बीच में. तो यूके में तो यूनिटरी सिस्टम है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स, देयरफॉर यूके इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी इंडिया में भी है, यूएस में भी है और कनाडा में भी है डिवीजन ऑफ पावर्स. ठीक है, 29th क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ as opposed to the formal rule of law primarily emphasized. So it is basically talking about कि rule of law के दो concepts होते हैं. एक तो दो aspects होते हैं, formal rule of law होता है और substantive rule of law होता है. Formal rule of law का मतलब है कि law followed हो, बस इतनी सी बात कह रहे हैं. और substantive rule of law कहते हैं कि law just हो, फेयर और राइट्स प्रोटेक्टिव हो, है ना, जस्ट हो, फेयर हो और जितने भी राइट्स है वो सब प्रोटेक्टिव हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड जस्टिस बियॉन्ड मेयर लीगैलिटी. ओके, द कंसेप्ट ऑफ सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ एज अपोज टू प्राइमरली एम्फेसाइज. ठीक है, ये बोल रहे हैं जो सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ है वो प्राइमरली किस पे एम्फेसाइज करता है, तो वो फोकस करता है कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हो एंड जस्टिस मिले बियॉन्ड मेयर लीगैलिटी. जबकि ये जो मेयर लीगैलिटी की बात है ये प्राइमरली फॉर्मल रूल ऑफ लॉ की बात को कहता है, जबकि हमें बात करनी है इन कंटेक्स्ट ऑफ सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ. ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आप याद रखना दैट सब्सटैंटिव रूल ऑफ लॉ इज इक्वल्स टू जस्टिस भी प्लस राइट्स भी. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 30 इज इन विच कंट्री
the Supreme Court has declared that the independence of judiciary is a part of basic feature of the Constitution. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है. ये किस कंट्री में हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया. ठीक है, इंडिया में जो है इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड फेमस है. एंड बहुत सारे इसके की केसेस भी हैं. वी ऑल नो, वी हैव केसवानंद भारती केस, SP गुप्ता, देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस, है ना, जिसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड किया है दैट इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसे पार्लियामेंट भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है. सो इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 31 इज regarding the freedom of information or the right to information, which among the following countries have passed an enactment. ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए जो एक्ट्स हैं वो कौन सी कंट्रीज ने पास किए हैं? तो देखो, इसका आंसर इंडिया भी है, इसका आंसर US भी है और इसका आंसर UK भी है. तो राइट इंडिया का आपको पता है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 है ना. US में फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट है 1966 का, और UK का याद रखना देयर इज फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2000. तो करेक्ट ऑप्शन है इंडिया, US एंड UK. ठीक है, और फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन लॉज जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, दे इंश्योर द ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. ठीक है, इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ना कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 32 इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन द रेसिडुअरी पावर्स रेस्ट विद द सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. ठीक है, कौन सी कंट्री में जो सेंटर स्टेट रिलेशन में जो रेसिडुअरी पावर्स है वो सेंटर के पास रहती है? देखो, US में आप लोग को पता है US में स्टेट्स के पास रहती है, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडिया और कनाडा. ठीक है, तो रेसिडुअरी पावर्स क्या होती हैं? तो देखो, रेसिडुअरी पावर वो पावर है विच आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो फेडरल सिस्टम में ये पावर या तो सेंटर के पास होती है या फिर स्टेट के पास होती है. तो इंडिया में देयर इज आर्टिकल 248 प्लस देयर इज एंट्री नंबर 97 ऑफ यूनियन लिस्ट, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मॉडल शोकेस किया गया है. तो इंडिया करेक्ट है. कनाडा भी करेक्ट है क्योंकि कनाडा में रेसिडुअल पावर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास रेस्ट करती हैं बिकॉज इट हैज अ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. ठीक है, एंड US में मैंने बताया था रेसिडुअरी पावर स्टेट्स के पास होती है, ये हमें 10th अमेंडमेंट बताता है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33 इज सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स आर. तो हमें बताना है कि दे आर सेम और डिफरेंट. तो देखिए, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट हैं, प्लीज याद रखना दे आर डिफरेंट कंसेप्ट, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है एक हॉरिजॉन्टल डिविजन हो रहा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक वर्टिकल डिवीजन है दैट इज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर जो डिवीजन हो रहा है वो ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है, उनके बाउंड्रीज के बीच में हो रहा है. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का जो कंसेप्ट है वो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होता है, जैसे कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स में गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है. ठीक है, सो देयरफॉर दे आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स, दे आर नॉट सेम. Now, question number 34 is the institution of ombudsman was first developed in very easy question. The answer is Sweden. ठीक है, और ईयर याद रखना 1809 और मॉडल भी याद रखना स्कैंडिनेवियन मॉडल. ठीक है, question number 35 is the comparative public law is what? So it is a method of studying law. Yes, it is a method of studying law. Simple question is this. It's not a principle of law, it's not a body of written rules, and it's not a separate system of law. No, it's a method of studying law wherein we compare the different systems of different countries, the different methods. So it's a method, it's not a branch. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 इज दिस फ्रेज ऑफ वी द पीपल. तो ये जो वी द पीपल का जो फ्रेज है, इट इज फाउंड इन विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो गाइज इट इज फाउंड इन इंडिया एंड US. तो ये सबसे पहले US में था एंड फिर हमने इस फ्रेज को बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंडिया एंड US. तो वी द पीपल जो है वो क्या शोकेस करता है? इट शोकेस द पॉपुलर सॉवरेनिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री, है ना. तो US का कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो भी स्टार्ट होता है इन वर्ड से कि वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. सिमिलरली इंडिया का भी स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना. तो रिमेंबर दिस थिंग. Now, question number 37 is a match the following, and एक तरफ हमें बताई गई है the different
पावर्स और फिर दूसरी तरफ हमें बताना है कि कौन सी कंट्री से ये जुड़ा हुआ है। तो लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इंडिया में है। देखो इंडिया में लिमिटेड पावर है, क्यों है? क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है। तो आप कहेंगे कि लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया में है। दूसरी तरफ पूछा गया है रेसिजुअरी पावर जो स्टेट्स के पास रहती है। तो मैंने कितनी बार बता दिया कि रेसिजुअरी पावर विच आर वेस्टेड टू द स्टेट्स, ये यूएस का इंपॉर्टेंट फीचर है एंड ये 10th कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तो इसका ऑप्शन हो गया C3। उसके बाद अनलिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जिसका मतलब है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है यूके का। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। एंड डी इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। तो देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू बॉडी है फ्रांस की, ये फैक्ट आप याद रखना। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 में। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इज अगेन मैच द फॉलोइंग एंड जिसमें लिस्ट 1 में आपके पास लेजिस्लेशंस हैं और हमें उनकी ईयर्स बताने हैं। तो ये जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस में आ रहे हैं ना, इनके नंबर तो भूलना ही मत, इनके ईयर तो भूलना ही मत। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका तो इतनी बार आ गया ही, कनाडा का लेजिस्लेशन की मत ही पूछो। इसका ऑप्शन है 1867। ठीक है, इसके बाद यूके का बिल ऑफ राइट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑफ 1689। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज ऑफ 1787 एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इज ऑफ 1900। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1। ठीक है यार, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Now, question number 39 is which among the following most appropriately reflect the constitutional system of India and US? ठीक है, ये सारे फीचर्स दिए और हम बताना है कि इनमें से कौन से फीचर्स जो हैं वो शोकेस करते हैं इंडियन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम है दोनों में, यस फेडरल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल यूएस में है पर इंडिया में नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर डेमोक्रेटिक, यस डेमोक्रेसी दोनों में है। यूनिटरी, तो यूएस में फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी नहीं है, पर इंडिया में है, तो ये नहीं होगा करेक्ट। एंड रूल ऑफ लॉ दोनों ही कंट्रीज में है। तो ए, सी और ई जो है वो कलेक्टिवली दोनों ही कंट्रीज के फीचर्स को शोकेस कर रहे हैं। ठीक है, सो क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया और यूएस में ऑल्दो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है बट दे हैव सम कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लाइक फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक फॉर्म एंड रूल ऑफ लॉ। सो ए, सी एंड ई, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 इज रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टेटिंग दैट कि बताइए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो दो बातें हैं क्या ये सेम है या अलग हैं? तो देखिए ये दोनों ही अलग कंसेप्ट हैं, दीज आर डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, देखिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के टाइप है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑन दी अदर एंड जब हम बात करें फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पे आ जाएगा वेदर इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट is equals to form of constitution, these are two different concepts। ये बात आप यहाँ तक याद रखना। Now 41 question is stating that which of the following is related to the amendment of US Constitution? Okay, तो कौन सा आर्टिकल है अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 5, वेरी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 3 जो है वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 4 जो है वो रिलेशन अमंग स्टेट्स की बात करते हैं और आर्टिकल 6 जो है वो सुप्रीमेसी क्लॉज है। ठीक है, okay, 42nd question is stating that which of the following statements are correct? So we have 4 statements and they are in regard to अलग countries के regard में है ये। Statement A is stating that in Canada the federation was not a voluntary union but was imposed by an act. Yes, this is correct because here the federation was imposed by the British Act जो हम कई बार पढ़ चुके हैं। 1867 का जो था ये voluntary अपने आप से नहीं आई थी, तो A is correct। B stating that in India the Act of 1935 created an autonomous units and forged them into a federation. Yes, this is correct. जो Government of India Act था of 1935, it created the federal structure and initially the units were not sovereign. ठीक है, so B is correct. C stating that the American Union was formed by the voluntary agreement among a number of sovereign states. Yes, this is true. यहाँ पे voluntary agreement हुआ था among the sovereign states and that recognized the true federation. C is also correct. And he is stating that in India, in Indian constitution has been framed by the states and not by the people of India. No, this is wrong. This is absolutely wrong. यहाँ पे जो constitution है it is framed by by the people of India, है ना। हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी यही पढ़ते हैं। So therefore D is wrong, absolutely wrong. A, B, C are correct. ठीक है, A, B, C are correct. Option number 1 is correct. Now, question number 43.
रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका प्रोसेस हमें बताना है दैट अमेंडमेंट इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रपोज बाय, क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए यूएस अमेंडमेंट जो है उसका जो प्रोसेस है डेलिबरेटली कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल रहे, एंड इट्स प्रोसेस इज आइदर बाय द कांग्रेस मेथड और बाय द कन्वेंशन मेथड। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन ए स्टेटिंग दैट कांग्रेस विद अ 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन बोथ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द स्टेट सीनेट, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बी स्टेटिंग दैट कांग्रेस विद अ 3/4 मेजोरिटी, नहीं 2/3 मेजोरिटी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला सही है, बी गलत है। फिर सी स्टेटिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल्ड बाय 2/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यस सी करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड डी कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कॉल्ड बाय 3/4, नो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे भी 2/3 है और यहाँ पे भी 2/3 है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट, वन इज करेक्ट। ओके, 44th इज अगेन अ मैच द फॉलोइंग, एंड लिस्ट 1 में हमारे पास आर्टिकल्स या चैप्टर्स हैं, एंड लिस्ट 2 वी हैव टू मैच देम, ठीक है। मतलब इधर आर्टिकल्स हैं, उधर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस हैं, ठीक है। आर्टिकल 5 हमें पता है यूएस अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, सो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 3 जुडिशियल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, सो बी का 3 हो गया। तो क्या हम इतने से ही करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर पा रहे हैं, ए का 4 एंड बी का 3? यस, एब्सोल्युटली, पर बाकी पढ़ लेते हैं। चैप्टर 5 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड चैप्टर 4 इज रिलेटेड टू कांग्रेस ऑन द ईव ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ऑल्दो हम पहले 2 ऑप्शन से ही करेक्ट आंसर्स डिराइव कर पा रहे थे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आर्टिकल्स तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस में, एंड प्लस अमेंडमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 इज स्टेटिंग दैट द ट्रेंड towards codification of British Constitution in whole or in part is a movement during the past decade. Okay, basically हमें British Constitutional कोडिफिकेशन एफर्ट्स की क्रोनोलॉजी बतानी है, ठीक है, क्या क्या एफर्ट्स लिए गए थे एंड व्हाट इज द राइट ऑर्डर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ए बी सी। तो देखते हैं, सबसे पहले आया है आपका द यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट, उसके बाद आया आपका द नॉर्दर्न आइलैंड एक्ट, देन केम द रेफरेंडम एक्ट, एंड देन इन द लास्ट द स्कॉटलैंड एक्ट। डी ए बी सी इज द राइट ऑप्शन, एंड दीज एक्ट्स shows the gradual movement towards the devolution and the codification. But remember that UK का जो constitution है वो unwritten है, but partly codified हुआ है over the period of time. So D A B C, option number 3 is correct. Question number 46 is under Article 14 of the Indian Constitution, the term equal protection of laws has been taken from. Okay, directly question है आपका source base है कि ये जो concept है Article 14 में equal protection of laws, वो हमने कहाँ से borrow किया? तो वो हमने borrow किया है American Constitution से, ठीक है। देखिए Article 14 में ना 2 parts हैं, the one is equality before law and the other is equal protection of laws. तो equality before law जो है वो हमने UK से derive किया है, and equal protection of laws जो है वो हमने American Constitution से borrow क्या है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 इज अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द केसेस रिलेटेड टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, मतलब इन सारे केसेस के थ्रू अमेंडमेंट्स हुए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, देयरफॉर दे आर द लैंडमार्क वंस, ठीक है। सो वी हैव टू रिमेंबर देयर क्रोनोलॉजी। ओके, ये थोड़े ना वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी टफ ना कि अगर हम कैसे एक दूसरी कंट्री के लैंडमार्क जजमेंट्स के ईयर याद रखें। बट मैं वही कहूँगी कि एटलीस्ट आप जो PYQs में आए हुए हैं उन्हें तो आप याद रख ही लो, इतना कह सकती हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपका प्लेसी आया था, उसके बाद देयर वाज हॉक वर्सेस स्मिथ, देन देयर वाज लेजर एंड देयर वाज ओके, देयर इज इन, ये ऑलरेडी पूरा सिंक में है, ABCD इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले प्लेसी वर्सेस फेरग्यूजन का केस आया था, याद रखना, ठीक है। 48 क्वेश्चन इज इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ 4 स्टेटमेंट्स हैं, एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट वंस, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द एग्जीक्यूटिव इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम दी सेक्शनल एंड पार्टी डिस्प्यूट्स। यस, एग्जीक्यूटिव जो है वो फ्री होता है पार्टी प्रेशर से, दिस इज करेक्ट। B stating that the chief executive is free to choose his team of ministers from the best talent available. Yes, this is again true. And C stating that the term of chief executive is not fixed. नहीं, ये गलत है, it has a fixed tenure, जो हम कई बार अब तक पढ़ चुके हैं, a lot of questions. This statement is wrong. And D stating that it discourage the disease of defection. So this is correct. Defections discourage किए जाते हैं presidential form of government में. Therefore A, B and D are correct options here. 2 is the right one. 49th question is
regards to the parliamentary form of government, that in a parliamentary form of government, the British Convention of Ministerial Responsibility has been explicitly codified in Indian Constitution. Okay, direct source based question है कि ये जो मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है, जो हम यूके से बोरो करते हैं, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक्सप्लिसिटली कहाँ मेंशन है? तो गाइस, दिस इज आर्टिकल 75 क्लॉज 4 जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है. एंड दिस फीचर वी हैव बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, विच स्टेट्स 75 क्लॉज 3 क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी collectively responsible to the house of the people. ठीक है? And the last question of the day is, the primary objective of comparative public law is to, क्या है primary objective comparative public law का? It is to understand the similarities and the differences in the constitutional structure to improve the domestic legal system. कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का एम होता है किसी एक सिस्टम को सुपीरियर डिक्लेयर करना नहीं, किसी एक सिस्टम को यूनिफॉर्म लॉ बनाना नहीं, बल्कि लर्निंग फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इम्प्रूविंग आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम. और इसका बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है? सो बेसिकली वी कंक्लूड दैट कंपैरेटिव लॉ इज इक्वल्स टू लर्न, कंपेयर एंड इम्प्रूव. राइट? सो गाइज, विद दिस वी आर एब्सोल्युटली डन विद ऑल द इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन. बड़ा ही मज़ेदार सेशन था ये. हम लोगों ने इतना मतलब हर अलग अलग क्वेश्चन से कंपैरेटिव लॉ को पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया, मैं तो ये कहूँगी, है ना. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है. मुझे लगता है आप सभी को देखना चाहिए. आप लोगों के एग्जाम से पहले आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी. अगर आपने पहले से भी कंपैरेटिव लॉ पब्लिक लॉ नहीं पढ़ा है ना, तब भी आप इस सेशन को पढ़ के जाएंगे तो आप, मुझे लगता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप क्लियर कर सकते हैं आपके एग्जाम में. ठीक है? और देखिए, हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी हिस्ट्री, अपनी सोसाइटी और अपनी पॉलिटिकल नीड्स को रिफ्लेक्ट करता है. दैट वी नो बाय रीडिंग दिस कंपैरेटिव पब्लिक लॉ. ठीक है? तो हमें सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है इस सब्जेक्ट में, हमें लॉजिक भी समझना है ना. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. ठीक है? और आई विश यू ऑल द बेस्ट. जिन जिन के एग्जाम्स हैं अच्छे से दीजिएगा और स्मार्टली आंसर्स लगाइएगा. ठीक है? और इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. यूजीसी नेट के कंप्लीट नोट्स हमारे अवेलेबल हैं अब, और उसकी डिटेल्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं. नोट्स पेड हैं कुछ नॉमिनल अमाउंट पे, विच एब्सोल्युटली सर्व द पर्पज एंड विच एब्सोल्युटली जस्टिफाई टू द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम आई हैव पुट इन प्रिपेयरिंग देम. या, so thank you so much for watching everyone. Have a good day. Bye bye.